नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करेंगे और जो MCQs होने वाले हैं ये क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखिए कॉन्केव मिरर है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा गया है। मान लीजिए फोकस है, ठीक है। अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, तो इन्फिनिटी पे बनती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, ये फोकस हो गया। मान लीजिए बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए पूछा जाए कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, मतलब बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केवल एक केस ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है तो इमेज किधर बनती है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल बनती है। बाकी सारे के सारे केस में इमेज कैसी बन रही थी, नीचे बन रही थी, मतलब रियल बन रही थी। एक ही एक ऐसा केस मिलेगा जिसमें इमेज किधर बन रही है, ऊपर बन रही है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है और वो वर्चुअल इमेज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इज़ मिनिमम इन द डैश मीडियम। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मिनिमम किस मीडियम में होगी। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है स्पीड उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, तो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लिक्विड का होता है और सबसे कम किसका होता है, गैस का या वैक्यूम का होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें से किसका है, डायमंड का होगा। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड का है इसीलिए इसमें स्पीड जो लाइट की होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर मिनिमम पूछा गया था, लेकिन मान लीजिए मैक्सिमम पूछा जाए कि इसमें मैक्सिमम किस में से स्पीड होगी, मतलब लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस में होगी। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो वाटर, ग्लास, केरोसिन ऐसे ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो ग्लास सॉलिड है तो इसमें भी ज़्यादा होगी स्पीड। केरोसिन और वाटर में अगर आप देखेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और केरोसिन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे वाटर का अगर आप देखेंगे तो ये होता है 1.33, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ग्लास का तो ज़्यादा ही होता है तो 2 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। केरोसिन का अगर आप देखेंगे ग्लास का 1.5 होता है, 2 क्या बताया 1.5 है। डायमंड का देखेंगे तो 2.42 है और जो केरोसिन है, केरोसिन का कितना है, तो 1.44 है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का है। तो सबसे कम स्पीड किस में होगी, डायमंड में होगी। यहाँ पर मिनिमम पूछा गया था तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैक्सिमम पूछा जाता है इसी को क्वेश्चन में कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम स्पीड आएगी वाटर में, क्योंकि इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, सबसे कम है। जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ पर जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो एक वायर है, मान लीजिए वायर है और इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम का है। कितने ओम का है, 5 ओम का है। और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। मान लीजिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा और पाँचवा है, 5 पार्ट हो गए। अब अगर 5 इक्वल पार्ट में काटा गया है तो सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी, लेकिन उसमें ये कहा गया है द रेजिस्टेंस कट इनटू इक्वल पार्ट, अब रेजिस्टेंस हर एक पार्ट का क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 ओम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि इन पांचों पार्ट को पैरेलल में लगा दिया। जो क्वेश्चन कठिन अगर पूछेंगे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि इन पाँचों पार्ट्स को अगर पैरेलल में लगा दिया तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे समझिए, ये 5 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और इधर मान लीजिए 5वां हो गया, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम के हैं और पांचों को पैरेलल में लगा दिया गया तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/5 ओम हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा टफ कर दें क्वेश्चन को तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस फिलहाल क्वेश्चन में जो आंसर होगा दैट विल बी 1 ओम, क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया है कि हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल है। अगले सवाल में देखिए बहुत अच्छा है भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी गई। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट। अब इसमें बाकी जो दिए गए उसकी भी यूनिट देख लेते हैं। जैसे वोल्ट दिया है, वोल्ट किसकी यूनिट तो है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो एम्पियर यूनिट होती है करंट की, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम किसकी यूनिट है, तो ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको यूनिट कम से कम पता होनी चाहिए जो है चार्ज।
ठीक है। और चार्ज यूनिट क्या होती है? चार्ज यूनिट होती है कूलम्ब, COULOMB। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो स्पेलिंग इसकी ना गलत करिएगा। अच्छा, एक आप आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है किसकी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट अगर पूछी जाए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा आ रहा है कि प्रोपेनल इज़, अब प्रोपेनल का इसमें फॉर्मूला पूछा गया है, कौन सा है? अब इस चीज़ को आप समझिए, प्रोपेनल जो है वो है क्या? तो वो एक तरीके का एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। कैसे पता है एल्डिहाइड है? क्योंकि जिसमें लास्ट में अल लगा होता है, ठीक है, अल लगा होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑल अगर लगा होता है, यहाँ पर एक ही जगह ओ होता, ऑल होता, तो ये एल्कोहल हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एल्डिहाइड अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड अगर प्रोपेनल है तो प्रोपेनल में कितने कार्बन होने चाहिए? क्योंकि प्रोप है, प्रोप का मतलब होता है 3। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 और फाइनली क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। अब आप इसको अगर इस सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे दिए गए उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए, तो फॉर्मूला बना C3। इसके बाद H अगर आप देखें तो 3 2 5 और 1 6, तो H कितने हो गए? 6 हो गए, और O कितना है? 1 है, तो C3H6O जो है वो बिल्कुल सही है इसका। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया इसमें से मेटल कौन सा है? तो मेटल पूछा गया है, मेटल इसमें से कौन सा है? तो पहला बोरॉन दिया है, दूसरा सिलिकॉन दिया है, तीसरा लिथियम और चौथा क्या है? कार्बन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको सबके बारे में बताएंगे। बोरॉन क्या है? तो बोरॉन अगर देखेंगे ना ही ये मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, ये क्या है? मेटलॉइड है। इसी तरीके से सिलिकॉन भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सेमी कंडक्टर में आता है, या इसको मेटलॉइड ही कहेंगे, मेटल और नॉन मेटल में इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। कार्बन देखेंगे तो कार्बन भी क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये मेटलॉइड हो गया, SI मेटलॉइड हो गया। लिथियम जो है ये क्या है? एक मेटल है। ठीक है, लिथियम क्या है? मेटल है। एटॉमिक नंबर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2,1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ऐसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पे कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है? तो ये काम करते हैं मेटल्स। ठीक है, और सारे मेटल्स नहीं करते, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वही करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, सिलिका तो गलत है, मेटल है ही नहीं। इसके बाद कार्बन भी गलत है, मेटल है ही नहीं। बचे 2 मेटल, एक कार्बन है और दूसरा क्या है? जिंक है। इसमें मतलब कॉपर और जिंक है। कॉपर अगर आप देखेंगे तो ये लो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है, तो ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन फॉर्म करेगा? जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ में भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहा गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मेल इज़, मतलब ह्यूमन बींग्स में पूछा गया मेनली, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को टफ़ कैसे कर देंगे? टफ़ ऐसे कर देंगे कि क्रोमोजोम के पेयर पूछे जाएंगे कि पेयर क्या होते हैं क्रोमोजोम में, कितने पेयर होते हैं ह्यूमन बींग्स में? तो 23 पेयर होते हैं। याद रखिएगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि सेक्स क्रोमोजोम पूछ लेते हैं कि मेल में सेक्स क्रोमोजोम कौन सा होता है, फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम कौन सा होता है। उसके बारे में 2 बातें याद रखिएगा। मेल मान लीजिए है तो सेक्स क्रोमोजोम होंगे X और Y, और फीमेल जो होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है? X और X होता है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, अगले सवाल में कहा गया विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जेनिटल सिस्टम है, उसका कौन इसमें पार्ट नहीं है। मतलब 3 इसमें आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। ठीक है, लेकिन एक जो है वो मेल में है। तो ओवरी फीमेल में है, यूट्रस भी फीमेल में है। वास्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो एक किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद फेलोपियन ट्यूब किस में होता है? ये भी फीमेल में होता है। तो ये तीनों चीज़ें किस में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, लेकिन वास्ट डिफरेंस जो किस में होता है? मेल में होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसमें पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स प्योर राउंड सीड्स। आपसे प्योर राउंड भी कह सकते हैं, राउंड सीड्स भी कह सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा?
RR हो जाएगा, मतलब दोनों कैपिटल होने चाहिए, दोनों कैपिटल RR जो हैं वो प्योर राउंड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिंकल्ड पूछा आता तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल RR हो जाते। ड्वार्फ के लिए, प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल TT होता है, और प्योर टॉल के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल TT हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए पूछा गया द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट इज़। अब देखिए जाइलम का फंक्शन क्या होता है, तो दो वेसल्स होती हैं प्लांट्स में, एक जाइलम होती है और एक फ्लोएम होती है। जाइलम का काम अगर आप देखेंगे तो इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर का, और अगर मान लीजिए फ्लोएम का पूछा जाए, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, तो फ्लोएम का फंक्शन होता है कंडक्शन, जो मिनरल्स होते हैं उसका कंडक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो जाइलम होता है, ठीक है, पहली चीज़ क्या कर रहा था कंडक्शन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होता है, मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, फ्लोएम करेगा, FPHLOEM होती है इसकी फॉर्म, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ वाटर की बात अगर देखी जाए तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, बात आपको पता होनी चाहिए, केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो रूट से शूट तक। तो यहाँ पर नीचे क्या होता है, रूट होता है, और ऊपर क्या होती है, शूट होती है। तो रूट से शूट तक वाटर का मूवमेंट होता है, और रूट में पानी आता कहाँ से है, तो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वहाँ से पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अप्रॉक्सीमेटली 10 थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं देखेंगे, और बाकी के वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।